अच्छा भाई, इंडियन सिनेमा आज वर्ल्ड फेमस है, मतलब इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या कोई पर्सनालिटी का है? मतलब ऐसा कोई पर्सनालिटी क्या है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा है? बिल्कुल है। एक हिंट दे रहा हूं, एक कोट है, नेवर हैविंग सीन हिज फिल्म इज लाइक नेवर हैविंग सीन द सन और द मून। ये मेरा नहीं, अकीरा कुरोसावा जो कि जापानीज फिल्म मेकर है, ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, ये उनका कहना है। नहीं समझ में आया, कौन? एक ऐसा आदमी जिनको फ्रांस के प्रेसिडेंट खुद लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए कलकत्ता आ जाते हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनररी ऑस्कर अवार्ड देने के लिए कलकत्ता आ जाते हैं। अरे भाई, इतना सस्पेंस का क्रिएट कर रहे हो? बता रहा हूं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। एक मिनट, तुम सत्यजीत राय के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो ना? एग्जैक्टली। सत्यजीत रे उर्फ सत्यजीत राय उर्फ मानिक। हम लोग सत्यजीत राय ही बोलेंगे, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। एक बेस्ट सेलिंग फिक्शन राइटर, ऑथर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड इन्वेंटर, पेंटर, वायलिनिस्ट, पब्लिशर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म क्रिटिक ऑफ इंडिया। बाप रे, एक आदमी और इतना कुछ! चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। उनके पूर्वज श्री रामसुंदर देव एक बार शेरपुर के जसोदर के जमींदार राजा गुणीचंद्र से मिले। राजा गुणीचंद्र उनके तेज बुद्धि से इतना प्रभावित हुए कि उनको अपना दामाद बनाकर कुछ संपत्ति भी दे दी। उनके दादाजी श्री उपेंद्र किशोर राय खुद एक राइटर थे और ब्राह्मण समाज के नेता थे, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, यूरे एंड सन्स। उनके पिता श्री सुकुमार राय भी राइटिंग फील्ड में पायनियर थे, जिनका लिखा हुआ आबोल ताबोल लगभग हर एक बंगाली मीडियम स्टूडेंट अपने बचपन में पढ़े ही होंगे। हाँ, फिर तो इतना सब कुछ अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली सिल्वर स्पून लेके ही जन्मे थे, ऐसा बता रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि 1921 में 2 मई को सत्यजीत राय के जन्म के 2.5 साल के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। सुकुमार राय के देहांत के बाद यूरे एंड सन्स बैंकरप्ट होने लगा। सुकुमार राय के भाई सुबिनय, जो खुद भी एक गिफ्टेड राइटर थे, वो बहुत कोशिश की इस कंपनी को बचाने की, लेकिन आखिर में कंपनी का मालिक चेंज हुआ। जिस घर में इवन उनके पूरे परिवार रहते थे ना, वो भी बेचना पड़ा। अच्छा, बचपन से ही क्या उनका इंटरेस्ट फिल्म में ही था? हाँ, फिल्म में तो उनका इंटरेस्ट था ही, लेकिन उसके साथ बचपन से उनको ग्रामोफोन में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सुनने का भी इंटरेस्ट था। और पढ़ाई लिखाई? हाँ, ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई तो वो किए ही थे ना। अपना शुरुआती शिक्षा वो बालीगंज हाई स्कूल से ली, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पहला 2 साल वो साइंस लेकर पढ़े, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो अपने अंकल के दोस्त के वहां नौकरी के लिए आश्वासन देने से वो 3rd ईयर में इकोनॉमिक्स लेकर पढ़े। लेकिन मजे की बात तो यह है कि उसमें भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो 1939 में 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के बाद उनका प्लानिंग था कि कॉमर्शियल आर्टिस्ट बनेंगे वो, पर मम्मी के इंसिस्ट करने के बाद वो शांति निकेतन में आर्ट्स लेकर पढ़े। इसका रीजन ये भी था कि कॉमर्शियल आर्टिस्ट बनने के लिए उनका इंडियन आर्ट को जानना जरूरी था, और दूसरा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वहां वो नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से इतना प्रभावित हुए कि बाद में मुखर्जी के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बना दिए, द इनर आई। और उसके बाद वो 1943 में ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट कंपनी डीजे केमर ज्वाइन किए। फिर एक इंडियन डीके गुप्ता के द्वारा निर्मित क्या नाम था, हाँ, सिग्नेट प्रेस ज्वाइन किए एक इलस्ट्रेटर के तौर पे। यह उन्हें आर्टिस्टिक फ्रीडम मिल रहा था, जो कि वहां पे उन्हें नहीं मिल रहा था। वहां वो बहुत सारी किताबों के कवर डिजाइन किए, जिसमें से जीवनानंद दास के वो बनलता सेन, रूपसी बांग्ला, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के चांदेर पहाड़, जिम कॉर्बेट के मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस है। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के लिखे गए पथेर पांचाली उनको इतना भा गया कि वो अपना पहला फिल्म का जो निर्देशन है इसी फिल्म के ऊपर किए, इसी स्टोरी के ऊपर।
हाँ, पॉथेर पचाली मैंने देखा, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो 1947 में वर्ल्ड सिनेमा को जानने और डिस्कस करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कैलकाटा का फर्स्ट फिल्म सोसाइटी का निर्माण किया। फिर 1949 में वो अपने लॉन्ग टाइम स्वीटहार्ट विजया दास से शादी किए। प्यार हो तो ऐसा लॉन्ग टर्म, फिर शादी, क्या बात है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके बाद का कहानी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल उनका शादी हुआ, यानी कि 1949। उसी साल जीन रेनोयर द रिवर की शूट करने के लिए कैलकाटा आए थे और सत्यजीत राय उन्हें लोकेशन ढूंढने में मदद कर रहे थे। तब उन्होंने पॉथेर पांचाली फिल्म करने का उनका जो इच्छा है उसका जिक्र किया रेनोयर ने, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए थे। फिर 1950 में जब उनको लंदन भेजा गया, वहां उन्होंने 6 महीने में करीब 100 मूवीज देख लिए थे, जिसमें बाइसाइकिल थीव्स उन्हें इतना इंस्पायर किया कि वो अपना मन बना चुके थे कि कैलकाटा लौटते ही वो पॉथेर पांचाली का शूट स्टार्ट कर देंगे। इस फिल्म को बनाने के लिए वो बहुत सारे प्रोड्यूसर को अप्रोच किए, लेकिन कोई सफल रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि कोई फंडिंग देने के लिए राजी भी होते तो वो लोग स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए बोलते। अच्छा, फिर पैसों का अरेंजमेंट कैसे हुआ? जब कहीं से कुछ भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला तो वो खुद ही अपने सेविंग से शुरुआत करने का निर्णय लिए और 27 अक्टूबर 1952 को फिल्म का पहला शॉट लिया गया। शुरुआत तो वो कर दी, लेकिन उनके खुद के पास भी एज सच अमाउंट नहीं था, तो उन्होंने अपने जीवन बीमा दामी आर्ट बुक्स को बेच के पॉथेर पांचाली का शूट किया। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी पैसा उधार लिया, यहाँ तक कि अपने पत्नी के जो ज्वेलरी बॉक्स था उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया। उसके बाद पैसे का थोड़ा सा अरेंजमेंट हुआ। इस फिल्म को बनाने में तो सिर्फ 72 से 73 दिन ही शूट करना पड़ा था, लेकिन इसको कंप्लीट करने में 2.5 साल लग गया, जो यूजुअली एक फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। इतना टाइम लगने का कारण था कि कभी कभी शूटिंग में ब्रेक लगाना पड़ता था, जब तक उनके प्रोडक्शन मैनेजर अनिल चौधरी एडिशनल फंड्स का अरेंजमेंट करते। इवन एक बार 6 महीने का भी गैप लेना पड़ा था, लेकिन इस गैप्स को वो लोग एक अवसर मानते थे। उनका कहना था कि इस लॉन्ग गैप की वजह से अपने प्रीवियसली किए गए शूट को पूरा टीम बार बार देखते और अपने किए गए मिस्टेक्स से वो लोग सीखते, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म का जो सेकेंड हाफ का शूट था ना, वो बहुत ही फ्लुएंट और इफेक्टिव बन गया। इंडियन गवर्नमेंट के दिए गए लोन से फाइनली इस मूवी का शूटिंग कंप्लीट हुआ। जिन्होंने भी मूवी का जो एंडिंग है उसको चेंज करने के लिए बोला था, लेकिन राय वो किए नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मूवी इंटरनेशनली 11 अवार्ड से सम्मानित हुई। पहला 2 हफ्ता ये मूवी कैलकाटा में उतना नहीं चला, लेकिन तीसरा हफ्ता ये 3 सिनेमाघरों में हाउसफुल हो चुका था। जैसे टाइटैनिक वाला वो दृश्य बहुत जगह पे फेमस है ना, अमर है, वैसे ही पॉथेर पांचाली का वो ओप्पू और दुर्गा का ट्रेन को देखने के लिए दौड़ के जाने वाला वो सीन, वो दृश्य, सेम सम्मान दिया जाता है इसको। अच्छा, लेकिन तुम जान के हैरान हो जाओगे कि ये मूवी सारे इनएक्सपीरियंस और एमेचर क्रू और एक्टर्स के साथ बनाया गया था। इवन कैमरा में भी स्टिल फोटोग्राफर सुब्रतो मित्रो को लिया गया, जो इससे पहले कभी भी मूवी कैमरा में शूट नहीं किए थे। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स को वो लोग अप्रोच करते, उन लोगों का कहना था कि बारिश में, आउटडोर में कंटिन्यूअसली चेंजिंग लाइट में वो लोग काम नहीं कर सकते। तो सुब्रतो और राय मिलके बाउंस लाइट का भी डेवलपमेंट किया, जो कि बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। और मैं अब तुमको ये भी बताऊं कि ये जो मूवीज का शूट चला ना, वो भी सिर्फ 2 दिन ही चलता था हफ्ते में, सैटरडे और संडे, क्योंकि उस टाइम पे सत्यजीत राय डीजे कैमरा में जॉब कर रहे थे। पॉथेर पांचाली शायद उन लोगों के लाइफ में एक परीक्षा की घड़ी लाई थी, क्योंकि उसके बाद उन लोगों को पैसों का कमी कम से कम कभी देखना नहीं पड़ा। हाँ, तो पहला मूवी अगर इतना हिट गया तो ऑब्वियसली बाकी मूवीज तो बहुत ही ज्यादा हिट गए होंगे। मतलब सबको इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट तो किए ही होंगे, मतलब इंडियन ऑडियंस एंड इंटरनेशनल ऑडियंस, ऑब्वियसली, मतलब दोनों ही, है ना? नहीं, बल्कि उनका नेक्स्ट मूवी अपराजितो ही बुरी तरीके से पिट गया कैलकाटा में। अपराजितो का बॉक्स ऑफिस फेलियर की वजह से उनको लगा ही नहीं
वो इसका ट्रायलॉजी भी कभी बनाएंगे। तब वो अलग अलग टाइप की मूवी बनाने की कोशिश की। फिर जब अपराजितो को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन मिला, तब ये ट्रायलॉजी बनाने के बारे में वो सोचे और बनाए भी बाद में। हाँ, तो जैसे आप बोले कि उनका बचपन में ही इंटरेस्ट था कि फिल्म देखना, तो क्या फिल्म में आने का वजह भी यही है कि कुछ और भी है? हाँ, वो तो था ही, लेकिन इसका मेन 3 मेजर रीजन था। ही वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बॉस की बातों पे उठना बैठना उन्हें पसंद नहीं था। इसका रीजन और ये भी था कि उनका जो फिल्म के प्रति नैक था ना, इंटरेस्ट था, वो बढ़ते जा रहा था। एंड ही यूज्ड टू थिंक, मतलब उनको लगता था कि उस टाइम जो बेंगोली मूवीज बनते थे ना, वो उससे और भी अच्छा हो सकता था। ये मेन 3 रीजन था। मैं तुमको और एक चीज बता रहा हूँ कि उनको ना ये रिपीट करना, एक सेम टाइप का मूवीज बनाना एकदम पसंद नहीं था। He didn't want to repeat the same thing again and again. राय समाज के रियल कंसर्न्स को अपने मूवीज के जरिए दर्शकों के सामने रखते थे। अगर तुमको कॉमेडी चाहिए तो पौड़ोश पाथोर, गुपी बागा सीरीज देख सकते हो। अगर तुमको अपने पुरखों की हेरिटेज में जीने वाले एक जमींदार का वक्त के साथ खुद को ना बदलने की वजह से होने वाला पतन देखना है तो उसके लिए जॉर्ज ऑरवेल है। बिना कोई वल्गरिज्म, इवन किस भी ना दिखा के एक रोमांटिक मूड कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको उन्होंने ऊपर सॉन्ग में बहुत पहले ही दिखा दिया। गरीब किसे कहते हैं अगर जानना है तो पौथेर पाचाली है। एक आइडियलिस्टिक इंडिविजुअल से एक करप्टेड बिजनेसमैन बनने की कहानी अगर देखना है तो जॉनो ऑरोनो देखना चाहिए। अगर एक स्टार के स्ट्रगल और गलतियों को रियलाइज करने की कहानी देखना है तो उसके लिए महानायक उत्तम कुमार एक्टेड नायक जरूर देखना चाहिए। अगर तुमको इंसानों का ही बनाया हुआ भुखमरी और उसका परिणाम क्या होता है वो जानना है ना, तो उसके लिए ओशोनी संकेत तुमको जरूर देखना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी किसे कहते हैं वो अगर देखना है तो कांचनजंगा तो है। जो मूवी बनाने के लिए 14 दिन वो वहां जाके स्टे किए, मतलब नेचर को जानने के लिए। अगर घमंडी दोस्तों की एक अनफैमिलियर सिचुएशन में सेल्फ डिस्कवरी की कहानी जानना है तो वो देखने के लिए ऑर्डिनरी दिन रात्रि जरूर देखना चाहिए। घर की बहू बाहर काम नहीं कर सकती, इस स्टीरियोटाइप मेंटालिटी को अगर चेंज करना है ना तो उसके लिए महानगर वो देखना चाहिए। सामाजिक अंधविश्वास को बदलने का कहानी अगर देखना है तो देवी और महापुरुष तो जरूर देखना चाहिए। अगर तुमको डिटेक्टिव मूवीज देखने का शौक है तो उसके लिए चिड़ियाखाना, सोनार केल्ला, ज्वाला फिल्म तो है ही। ब्रिटिश के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन जैसे मूवीज चाहिए तो उसके लिए घोड़े बायरे, शतरंज के खिलाड़ी तो वो तो है ही। अगर एक अनटचेबल के ऊपर अत्याचार की कहानी देखना है तो सदगति देख सकते हैं। उनके हिसाब से उनका बेस्ट फिल्म है चारुलता, और उनका जो आखिरी फिल्म था वो है आगंतुक। वो तुमको देखना ही चाहिए। तुमको क्या चाहिए? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और उनके जीनियस को समझना है ना तो बस 12 मिनट ड्यूरेशन का 2 जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, उसमें बिना एक वर्ड बोले कैसे अपने दर्शकों के दिलों को छुआ जाता है उसको उन्होंने बखूबी दिखाया है। वो तो ऑब्वियसली देखना ही चाहिए। अच्छा, तुम जो इतने फिल्मों के नाम ले रहे हो मेरे सामने, तो मेरा तो फिल्म देखने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना किताब पढ़ने में है। तो मेरे लिए भी क्या कुछ है? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमको मैं ये बता दूं, अगर तुमको किताब पढ़ने का शौक है ना तो 40 फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से प्रोफेसर शोंकू, फेलुदा सीरीज और मुल्ला नासिरुद्दीन बहुत फेमस है। अगर फिल्म मेकर बनना है ना तो उसके लिए आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, विषय चलचित्र, एक ही वाले शूटिंग, वो तो तुमको जरूर पढ़ना चाहिए भाई। तुमको पता है वो बॉलीवुड मूवीज को देख के ही स्टूडियो पहचान लेते थे। सिर्फ यही नहीं, उनका क्लासिकल म्यूजिक में इतना ज्यादा नॉलेज था ना कि पहला नोट सुन के ही कौन सा म्यूजिक और कौन सा कंपोजर है वो बता देते थे। उनको विदेश से भी ऑफर आया था, लेकिन कलकत्ता से उनका लगाव अलग ही था। उनका कहना था कि उन्हें कलकत्ता में रहकर बंगाली मूवीज बनाने में जितना कॉन्फिडेंस मिलता है ना वो और उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें पता है कि राय अपने फिल्मों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को खुद ही कंट्रोल करते थे। 1961 में टीम कन्या से अपने फिल्मों के सारे म्यूजिक वो खुद ही कंपोज करना स्टार्ट किए थे।
क्योंकि शुरुआत में वो जिन लोगों से म्यूजिक करवाते थे वो लोग यानी कि रविशंकर, विलायत खान, वो लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे, लेकिन राय को अपने फिल्मों के लिए जो सुटेबल म्यूजिक चाहिए था ना, वो एग्जैक्टली वो लोग दे नहीं पा रहे थे। और ऑब्वियसली उन लोगों का अवेलेबिलिटी भी बहुत कम था। अच्छा, मैंने सुना है कि कैमरा भी वो खुद ही ऑपरेट करते थे, क्या ये सच है? हाँ, सही बोले। चारुलता से कैमरा भी वो खुद ही ऑपरेट करते थे, क्योंकि उनका कैमरामैन दूसरा टेक जब लेते थे तो उन्हें उसका कारण जब पूछा जाता था तो वो कोई भी कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाते थे। राय बोलते थे कि मैं दूसरा टेक लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि दूसरा टेक क्यों लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इसके लिए ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा था। इवन स्क्रीन प्लेज, स्क्रिप्ट्स वो खुद ही लिखते थे। बहुत सारे फिल्में तो उन्हीं का लिखा हुआ स्टोरीज पर आधारित है। क्या तुमको पता है कि रोमन स्क्रिप्ट्स के लिए 4 टाइप फेसेस, रे रोमन, रे बिजार, टेफनीज, हॉलिडे स्क्रिप्ट्स वो खुद ही डिजाइन किए थे, जिसमें से रे रोमन एंड रे बिजार 1971 में इंटरनेशनल कंपटीशन जीते भी थे। अच्छा, तुमने इतने सारे फेमस किताबों के नाम लिए, इसमें जितने भी स्टोरीज है, मुझे जितना पता है कि वो शायद संदेश नाम का जो मैगजीन है उसी में से फेमस हुआ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, 1961 में वो अपने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय के साथ अपने दादाजी का स्टार्ट किया हुआ मैगजीन संदेश को पुनर्जीवित किए और रेगुलर बेसिस पे लिखना चालू किए। उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो स्टोरी बुक से ही आता था, क्योंकि वो साल में कभी कभी एक या कभी कभी मतलब बहुत ही कम समय में वो 2 मूवी बनाते थे। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, पब्लिसिटी पोस्टर भी वो खुद ही डिजाइन करते थे। मतलब उनको तुम एक 1 मैन आर्मी कह सकते हो। इतना कुछ करने के बावजूद वो सिर्फ डायरेक्शन देने का ही पैसा लेते थे। डायरेक्टर से ज्यादा पैसा लेने से उनकी आत्मा उन्हें रोकती थी। वो कहते थे उनका मेन मोटो है कि प्रोड्यूसर लॉस में नहीं जाना चाहिए, हमेशा कम बजट में कैसे मूवी बनाया जा सके वो इस पर ध्यान देते थे। अच्छा, उनका कोई एक स्क्रिप्ट चुरा के कोई एक हॉलीवुड मूवी शायद बना था जो कि बाद में फेमस हुआ था, है ना? हाँ एकदम, लेकिन इसका पूरा स्टोरी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि he used to study a lot to use science and parascience etc in his stories. उस टाइम पे ही उन्होंने एलियन का जिक्र, इंट्रोडक्शन अपने स्टोरीज में कर चुके थे, जिसको कोलंबिया फिल्म्स के प्रोड्यूस करने का बात था। लेकिन मीडिएटर की गलती के कारण राय का ये द एलियन का स्क्रीन प्ले चुराया गया, जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, एंड हॉलीवुड में ईटी मूवी बना, जिस कारण ऑब्वियसली मतलब एक बार मूवी बन चुका है तो उस कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने दूसरी बार कभी ये मूवी बनाया ही नहीं, द एलियन। Many ideas in the Alien are in E.T. and there were mimeographed copies of my screenplay in Hollywood, hundreds of them at Columbia. Lots of people have read the screenplay. And there was a little news item in a Los Angeles paper. Some Indian boy had read the script and seen E.T. and he gave out to the press that Mr. Steven Spielberg has stolen ideas from Satyajit Ray. And Spielberg, of course, denied it. अच्छा, जिनका इंटरनेशनल रीच इतना ज्यादा है, उनका नेशनल रीच इतना कम क्यों है? हाँ, एक्चुअली उनका बहुत सारे फिल्में जो कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चला, लेकिन इंडिया में वो फिल्में उतनी नहीं चली। I once made a film called The Goddess, Devi. It dealt with religious dogmatism. It didn't attack religion as such. It attacked dogmatism, the extreme form of religion. But people were writing in the papers that, because Mr. Ray is not a Hindu, he was a Brahmo, he's making such films against Hinduism and all that. But they are stupid people, you can't take them into account. This happens in India all the time. And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say. उनके फिल्मों में तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती थी, है ना? Yes, actually, he used to be more concerned about the details from the very beginning. औषधि संकेत में एक कैरेक्टर था जोधू, जिसका चेहरा एक साइड से जला हुआ था। उसको कोई भी देखे तो डर जाए। भारत के जाने माने प्लास्टिक सर्जन मुरारी मोहन मुखर्जी जब उस फिल्म को देखे तो जोधू के लिए उन्हें इतना खराब लगा कि वो लीड रोल करने वाले सौमित्र चटर्जी को कॉल किए और कॉल करके बोले कि जोधू का ऑपरेशन करके वो ठीक कर सकते हैं ताकि वो समाज में सम्मान के साथ जी सके।
तो सौमित्रो हंसे और बोले कि जोधू का चेहरा असल में ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो सत्यजीत राय का कमाल था, जिन्होंने जोधू का चेहरा मेकअप करके ऐसा बनाया कि वो जला हुआ लगे। उनके मूवीज में इतनी जबरदस्त डिटेलिंग होती थी। वो कोई भी फिल्म बनाने से पहले ही उसका जो बैकग्राउंड है उसको बहुत अच्छे से सजा लेते थे। पहले से ही स्क्रीन प्ले उनके दिमाग में रहता था और उनका खाता, जिसको खिरोड़ खाता भी बोला जाता है, उसमें वो लिखते भी थे। हर एक कैरेक्टर को बहुत पहले से ही वो ड्राइंग कर लेते थे। उन लोगों का पोशाक क्या होगा, दिखने में कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग एक डिटेलिंग में रहता था। गुपी गाइन बागा बाइन में एक सीन था जब भूतों का राजा वरदान दे रहे थे। वह जब भूतों का डांस चल रहा था तो उसमें भी डिफरेंट भूतों का, उन लोगों के सोच, उन लोगों का काम करने का, काम जो वो लोग कैसे करते हैं, डराते हैं और उसका भी एक पोजीशन के अनुसार डिफरेंट कैटेगरी करके ऊपर नीचे का एक लेयर बनाया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मदैत्य, फिर शाकचुन्नी, फिर छींच के भूत, वैसे ही उन्होंने बनाया। उस साढ़े 6 मिनट का सीन जो कि बस बच्चों के लिए बनाया जा रहा था, उस सीन को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बनाया कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर आज भी हम लोग देखें ना तो कोई भी, मतलब बच्चे बूढ़े सब उसको उतनी ही आनंद के साथ देखेंगे। मैक्सिमम एडिटिंग तो वो शूट करने के समय ही कर लेते थे। सेफ्टी के लिए कोई एक्स्ट्रा शॉट वो लेते ही नहीं थे। जो शॉट जितना तक जरूरी था उतना तक ही लेते थे। कहां पे कट बोलना है, लिमिट को वो अच्छी तरीके से जानते थे। वो बोलते थे कि कोई सुंदर दृश्य सुंदर है इसलिए उसको ज्यादा नहीं खींच सकते, इससे स्टोरी में लॉस होता है। लिमिट पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो बहुत ही मतलब जानदार इंसान थे, आई मीन ऑप्टिमिस्टिक। क्या ये सही है? हाँ, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। कठिन से कठिन समय में भी वो बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब ठीक हो जाएगा। जब वो पेरिस घूम रहे थे अपनी पत्नी विजया राय के साथ, तब उनको पैसों की कमी हो रही थी। तो मिसेस राय जब उन्हें बोली कि ट्यूब में चढ़ने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, सूखी रोटी खा रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो जवाब में पता है उन्होंने क्या बोला? वो बोले कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कितनी ही वैल्यूएबल चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो भी तो देखो। पेरिस में और क्या क्या देखने के लिए बाकी रह गया था, उसका वो वर्णन करने लगे। चाहे शूट करना हो, गेम खेलना या कविता लिखना, सेम उत्साह सेम एनर्जी के साथ वो करते थे। ये मिड 1980s का समय था, बेहद गर्मी, बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं, उसके ऊपर पावर कट तो कॉम्प्लीमेंटरी था ही। ये सारी चीजों के बीच में भी राय अपना बस म्यूजिक कंपोज किए जा रहे थे। तो इतना प्रॉब्लम्स, उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जब उनकी पत्नी उनको हवा करती तो वो बोलते, अरे नाना ओशो करो ना, हमें ठीक है जी, मतलब वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 1991 में डॉक्टर्स उनका हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे थे। अगर उस सिचुएशन में एक्चुअली उनको रिकवर करना था ना, तो बस वही एकमात्र रास्ता था। ऐसे में 14 दिसंबर 1991 को हॉलीवुड से जब लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म वर्ल्ड का टेलीग्राम आया, तो ऑब्वियसली उनको बहुत जगह से कॉल आने लगे। तो वो इतने आशावादी थे कि उस समय भी बोल रहे थे कि उनका वैसे भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए अमेरिका जाना ही पड़ेगा। तो एक तीर से दो निशाना लगने का चांसेस है। जीने का इतनी चाह देखकर सब कोई हैरान रह जाता है, जैसा भी तुम हो रहे। तो इवन 27 जनवरी 1992 में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले पता है वो क्या बोले? देखना इस बार मैं 100% फिट होकर लौटूंगा। उनका बेटा भी है संदीप राय, वो भी तो बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर है। हाँ, जैसे वो खुद अपना जगह बनाए थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी अपने दम पे ही खड़ा हो। मार्क्स के लिए अपने बेटे को कभी प्रेशराइज नहीं करते थे, उल्टा बोलते थे कि अगर मार्क्स कम आए तो डांटने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करना उन्हें पसंद ही नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान रिक्शा खींचे और दूसरा बैठे रहे, ये उनको अजीब लगता था। जिंदगी में बस वो एक ही बार रिक्शा में चले, तभी मजबूर होकर। उस टाइम पे भी वो ज्यादा पैसा दिए थे भाड़ा से।
अच्छा, उनका तो शायद घर भी नहीं था, है ना? एकदम से। इतने बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद वो बहुत आडंबर की जिंदगी ऑब्वियसली जी सकते थे, लेकिन उसको नहीं जिए। एक एम्बेसडर पे ही 15 साल बिता दिए। उनका हार्ट अटैक होने के बाद शूट में जाने के लिए बस एक बार एसी मर्सिडीज रेंट पे लिया गया था। रियली? क्या तुमको पता है कि कोलकाता का फेमस फिल्म कॉम्प्लेक्स नंदन का नामकरण और उद्घाटन राय ने ही किया था। वो सबके दिलों में राज करते थे। उनसे सब इतना प्रभावित थे कि 1989 में जब उनका नाम क्या था, हाँ, डॉक्टर शोइबल गुप्ता राय का पेसमेकर का जब ऑपरेशन किया ना, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। उससे पहले भी इवन 1984 में जब अमेरिका में उनका बाईपास सर्जरी हुआ था, उसके लिए भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ही उसका खर्चा उठाया था। हम सबके पास 24 घंटा है, हम उसको कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अचीव करेंगे। वो घर के कामों में अपना दिमाग नहीं लगाते थे। तुम सुन के हंसोगे कि वो अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए ना, तो अपनी पत्नी को बुलाते थे और बोलते थे कि नौकर को बुलाओ और ये ठीक करो। वो घर का हिसाब, अकाउंट, कहां पे कितना खर्चा है, कोई भी चीजों का हिसाब में अपना दिमाग लगाते ही नहीं थे। वो सब अनिल बाबू का काम है। उनका कहना था कि ये सब कामों में अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट और भी काम है वो सफर करेगा। उनका फोकस सिर्फ काम पे ही रहता था। काम से याद आया कि वो काम के प्रति इतना पागल थे कि प्रोडक्शन के शुरुआत से ही वो म्यूजिक पे काम करना स्टार्ट कर देते थे। फाइनल एडिट कंप्लीट करने के बाद यूजुअली वो खुद को एक स्टडी रूम में बंद कर लेते थे काफी दिन तक म्यूजिक कंपोज करने के लिए। वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे, हमेशा सेट पे सबसे पहले पहुंच जाते थे और सेट पे एक बार एंटर करते तो मतलब पैकअप होने के बाद ही वो वहां से निकलते थे। उनके लिए जिंदगी एक यूनिक गिफ्ट थी, हालांकि काफी कम समय के लिए। उस कम समय में कितना कुछ करना है, वो एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहते थे। सुबह से रात तक किसी न किसी क्रिएटिव कामों में बिजी रहते थे। 12-12 घंटे वो वही चेयर पे बैठकर कुछ ना कुछ करते रहते थे। वो काम के लिए इतना पागल थे ना कि जब 1985 में 16 महीनों के बाद म्यूजिक पे काम करना रिस्टार्ट किए और उनको पूछा गया कि टायर्ड तो नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि पागल हो, इतने दिनों के बाद काम करके नया जीवन मिला है। काम के बिना लोग पता नहीं कैसे रह जाते हैं, ऑब्वियसली अपने मन का काम। इवन आखिरी समय पे जब उनकी दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं थी, तब भी उनके मुंह से निकलता था, चलो चलो शूटिंग जाबे ना, देरी हो जाच्छे तो, कैमरा रेडी, एखोनी शॉट निते होबे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब उस समय भी उनके दिमाग में बस शूटिंग ही चलता था। हाँ, मुझे भी एक किस्सा पता है। मेरा एक दोस्त एक्चुअली बोल रहा था, शायद ये उनका बहुत पहले का बात है कि वो बिली वाइल्डर को, जो खुद भी एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनको 12 पेज का लेटर लिखे थे, तो कोई जवाब नहीं आया था पहले। लेकिन 1992 में जब एकेडमिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के द्वारा उनको रेयर मास्टरी, शायद हाँ रेयर मास्टरी एट मोशन पिक्चर्स एंड हिज प्रोफाउंड ह्यूमनिज्म के लिए जब उनको ऑनररी ऑस्कर अवार्ड दे रहे थे, तब उन्होंने उसका जिक्र किया। एंड जितना मुझे पता है कि शायद उसका मतलब वो सारी चीजें बाद में बिली वाइल्डर को पता चला एंड उन्होंने माफी भी मांगी एंड उनको रिप्लाई भी किया था। Then, of course, I got interested in the cinema as an art form, and I wrote a 12-page letter to Billy Wilder after seeing Double Indemnity. He didn't reply either. Well, there you are. उनको कितना अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिला है, अगर इसके बारे में मैं बोलने जाऊं ना तो उसके लिए अलग से 30 मिनट लगेगा। लेकिन अगर तुमको उसका लिस्टिंग चाहिए ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल में लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय सत्यजीत रे सर्च करोगे तो तुमको विकिपीडिया का पहला जो लिंक मिलेगा ना, उसको एक बार क्लिक करना। यहाँ बस एक चीज का मैं बात करना चाहूंगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको ऑनररी डॉक्टरेट मिला था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में चार्ली चैपलिन के बाद सेकंड सत्यजीत राय को ही मिला। अच्छा, फिर 1992 में 23 अप्रैल को
बहुत भुगतने के बाद कार्डियक फेलियर की वजह से वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, उनके नाम का कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट भी है, फिल्म इंस्टीट्यूट। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतने बड़े जीनियस का एक म्यूजियम नहीं है। अगर तुम्हें भी मेरी तरह लगता है ना कि उनके नाम का, उनकी कृतियों का एक म्यूजियम होना चाहिए, तो एक हैशटैग को ट्रेन करवाते हैं। चलो, आज तक बहुत सारे हैशटैग लिखे हैं, लेकिन आज इस वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रिएटिव जीनियस ऑफ ऑल टाइम सत्यजीत राय को अपना सम्मान देने के लिए हर एक सोशल मीडिया में एक हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं, हैशटैग म्यूजियम फॉर सत्यजीत रे। हाँ, ये बात तो सही बोला, उनके नाम पे मतलब इतना जिनका मतलब कीर्ति है, तो उनका कीर्तियों का एक म्यूजियम तो जरूर होना चाहिए। ये जो तुम बोल रहे हो ना, मतलब आई एग्री, ये हैशटैग म्यूजियम फॉर सत्यजीत रे हम लोग इसको जरूर ट्रेंड करेंगे। मतलब मैं तो कम करने वाला हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज तक तो बहुत हैशटैग ट्रेंड करवाया है ना, चलो अपना सम्मान देने के लिए इस ग्रेट जीनियस को, इस हैशटैग को म्यूजियम फॉर सत्यजीत रे आप भी ट्रेंड करवाओ, क्योंकि हम लोग ये अकेला नहीं कर सकते। और हाँ, ये वीडियो, ये केस स्टडी, हम दोनों का कन्वर्सेशन अगर आपको थोड़ा सा इंस्पायर किया, थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया अपने लाइफ में ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को वैसे क्या करना आपको पता ही है। तो चलो, इसी के साथ आज कुछ अच्छा करते हैं, इंस्पायर करते हैं, सबको अच्छाई के लिए इंस्पायर करते हैं।